सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हाईफाई स्टडी। दोस्तों, आज की जो वीडियो है आप सभी के शिक्षण अधिगम से संबंधित है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ। शिक्षण अधिगम के कुछ क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर आपके आता लघुत्तरी क्वेश्चन भी इन्हीं से बन जाते हैं और लघुत्तरी क्वेश्चन भी इन्हीं क्वेश्चनों से बन जाते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर इस वीडियो की PDF आप लेना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में अगर वहाँ पर नहीं पहुँच सकते हैं तो आप डायरेक्ट जाइए टेलीग्राम ऐप पे, वहाँ पर सर्च करिए हाईफाई स्टडी 94। वहाँ पर आपको चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करिए। और ज्वाइन करने के बाद तुरंत ही आप वहाँ पर जितनी भी PDF है उनको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वहीं से आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि शिक्षक का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो शिक्षक का सरल शब्दों में अर्थ होता है ज्ञान प्रदान करना, यानी शिक्षक जो होता है शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करता है, जिससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है। और शिक्षक को त्रिमुखी प्रक्रिया कहा जाता है, जिसके अंतर्गत 3 बिंदु आते हैं। कौन कौन से आते हैं? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, ठीक है। ये 3 बिंदु आते हैं इसके अंतर्गत। चलिए देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया क्यों कहा गया है। तो शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया क्यों कहा गया है? क्योंकि शिक्षण के अंतर्गत 3 बिंदु आते हैं जो इस प्रकार हैं। कौन कौन से? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। उसके बाद तीसरा हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि किसका कथन है कि ध्यान किसी देश के सुख समृद्धि का आधार है। जो ध्यान है वो किसी देश के सुख और समृद्धि का आधार, किसने कहा था ये? तो जॉर्ज वॉशिंगटन ने इसको कहा था। अगला यहाँ पर हो जाएगा कि संप्रेषण क्या है, ठीक है। संप्रेषण क्या है? तो 2 व्यक्तियों के मध्य भावों, विचारों तथा अन्य तथ्यों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि संप्रेषण के कितने घटक होते हैं या संप्रेषण की कितने घटक होते हैं, नाम बताए। तो संप्रेषण के 3 घटक होते हैं। पहला हो जाएगा हमारा प्रेषक, दूसरा हो जाएगा संदेश और तीसरा हो जाएगा हमारा ग्राही। इसको आप लोग रट ही लीजिए, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि शिक्षण सूत्र क्या है। और शिक्षण सूत्र वह सूत्र है जिसके द्वारा शिक्षक छात्रों को प्रभावी ढंग से स्थायी ज्ञान प्रदान करता है, ठीक है। छात्रों को स्थायी ढंग से, प्रभावी ढंग से ज्ञान प्रदान करता है। उसके बाद हमारा अगला होता है शिक्षण प्रविधियाँ क्या हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षण प्रविधियाँ क्या हैं। तो एक कुशल अध्यापक के लिए शिक्षण प्रविधियों का ज्ञान होना आवश्यक है। और शिक्षण प्रविधियों, ठीक है, शिक्षण प्रविधियों के द्वारा बालकों को प्रभावशाली ढंग से शिक्षण कार्य कराया जा सकता है। और शिक्षण प्रविधि जो होती है वो शैक्षणिक क्रियाओं के संचालन का एक विशिष्ट ढंग है, ठीक है। क्या है? विशिष्ट ढंग है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि शिक्षण के किस सूत्र के अंतर्गत पहले किसी तथ्य या विषय की पूर्ण जानकारी अल्प रूप से दी जाती है, फिर उसके एक एक अंश की जानकारी दी जाती है। उत्तर में क्या हो जाएगा? पूर्ण से अंश की ओर, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 9 नंबर की बच्चा जो पहला जानता है उसको आधार बनाकर उन बातों को बताया जाना जो वे नहीं जानते हैं कहलाता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, बार बार पूछे जाते हैं, इस वजह से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा है, यानी कि लगभग हर दूसरे साल पूछे जाते हैं। वो 1 साल गैप करके पूछे जाते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो इस बार पूछे जाएंगे, संभावना है उनके 80%, ठीक है। चैनल पे पड़ा है, आप लोग जाके देख लीजिए या फिर शिक्षण अधिगम के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष बनी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष बनी? तो 1986 ईस्वी में बनी थी। अगला यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा कि उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी है। तो शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए ये उपयोगी है। अगला हो जाएगा हमारा 12 नंबर की किस शिक्षण सूत्र के द्वारा वस्तु या संदर्भ की जानकारी सूक्ष्मता की ओर दी जाती है। तो क्या हो जाएगा? स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ठीक है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि इस उद्यान में बालक, पौधे, पाठशाला, बगीचा तथा शिक्षक माली होता है, यह कथन किसने व्यक्त किया? तो यह कथन किसने व्यक्त किया था? कथन किया था फॉबेल ने व्यक्त, ठीक है, फॉबेल ने इस कथन को व्यक्त किया था। अगला यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा कि भाषा शिक्षण की मुख्य दक्षताएं कौन कौन सी हैं।
तो भाषा शिक्षण की मुख्य दक्षताएं कौन कौन सी थी? पहला हो जाएगा सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे भाषा शिक्षण की मुख्य दक्षताएं। अगला हमारा हो जाएगा कि पुनर्बलन पुनर्बलन का क्या अर्थ है? पुनर्बल का अर्थ होता है पुनः बल देना। जैसा कि संधि विशेष से आप लोग कर लेंगे कि पुनर्बलन, पुनः बल देना। ठीक है, यही हो जाएगा इसका अर्थ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर कि एक तरफा संप्रेषण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तरफा संप्रेषण क्या है? ठीक है, तो एक तरफा संप्रेषण क्या हो जाएगा कि एक तरफा संप्रेषण में एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देता है और यह प्रभावी संप्रेषण नहीं होता है। ठीक है, यह प्रभावी संप्रेषण नहीं होता है। 17 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि प्रभावी संप्रेषण किसे कहते हैं? तो प्रभावी संप्रेषण में एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, यानी दो व्यक्ति होते हैं और एक व्यक्ति जो होता है वह अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है और दूसरा जो व्यक्ति होता है वह, ठीक है, दूसरा जो व्यक्ति होता है वह उसे अच्छी तरह से समझ लेता है और उसका जवाब देता है। तो ये जो हमारा संप्रेषण हो जाएगा दो तरफा हो जाएगा, या ठीक है, दो तरफा हो जाएगा। और अब एक तरफा संप्रेषण भी होते हैं। एक तरफा संप्रेषण यानी कि जैसे हमने किसी से बात कही और वो नहीं समझ पाया, ठीक है, और तो वो हमारा किस प्रकार का हो जाएगा? एक तरफा संप्रेषण हो जाएगा। अगला यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन बनता है कि अपूर्ण संप्रेषण तथा प्रभावी संप्रेषण में अंतर बताइए। तो अपूर्ण संप्रेषण क्या होता है और प्रभावी संप्रेषण क्या होता है? चलिए देखते हैं। अपूर्ण संप्रेषण एक तरफा होता है जबकि प्रभावी संप्रेषण दो तरफा होता है। ठीक है, अपूर्ण संप्रेषण एक तरफा होता है जबकि जो हमारा प्रभावी संप्रेषण होता है वो दो तरफा होता है। अगला यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन बनता है कि दोस्तों संप्रेषण संबंधित बाधाएं कौन कौन सी हैं? तो संप्रेषण संबंधित बाधाएं इस प्रकार हैं, यानी कौन कौन सी हो जाएंगे? शिक्षक का उच्चारण स्पष्ट ना होना, बच्चों में रुचि का ना होना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है 20 नंबर की कहानी सुनाते समय शिक्षक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो कहानी सुनाते समय शिक्षक का संप्रेषण अच्छा होना चाहिए, उच्चारण शुद्ध व स्पष्ट होना चाहिए, कहानी की भाव सरल व मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको रट लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि TLM का पूरा नाम, इसका उपयोग बताए। तो टीचर लर्निंग मटेरियल शिक्षण अधिगम सामग्री होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म और हिंदी में नाम शिक्षण अधिगम सामग्री होता है। और इसका उपयोग क्या होता है? तो TLM द्वारा कक्षा शिक्षण कार्य को प्रभावी एवं रोचक बनाया जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा TLM का कार्य। अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि सीखने से जब समस्या का समाधान अचानक आ जाता है वह सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है वह सिद्धांत? तो वह सिद्धांत कहलाता है सूझ का सिद्धांत। ठीक है, क्या कहलाता है? सूझ का सिद्धांत वो कहलाता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा कि PTA तथा MTA का पूरा नाम बताइए। तो पेरेंट टीचर एसोसिएशन तथा मदर टीचर एसोसिएशन। ठीक है, PTA का फुल फॉर्म हो जाएगा पेरेंट टीचर एसोसिएशन और MTA का हो जाएगा मदर टीचर एसोसिएशन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएंगे PTA और MTA के फुल फॉर्म, पूरा नाम। अगला यहाँ पर हो जाएगा कि गतिविधि से आप क्या समझते हैं? गतिविधि से आप क्या समझते हैं? तो गतिविधि वह रुचिकर तरीका है जो अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाता है। गतिविधि द्वारा दिया गया ज्ञान अस्थायी होता है। ठीक है, गतिविधि द्वारा दिया गया जो ज्ञान होता है वो अस्थायी होता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि गतिविधि आधारित शिक्षण क्या है? तो जब सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया गतिविधि के माध्यम से कराई जाए तो इसे गतिविधि आधारित शिक्षण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? गतिविधि आधारित शिक्षण इसको कहते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि शिक्षण कौशल से आप क्या समझते हैं? तो शिक्षण कौशल वह आधार है जिससे शिक्षण कार्य प्रभावी एवं रोचक तरीके से संपादित करता है। ठीक है, क्या कहलाता है? शिक्षण कौशल। ठीक है, आप शिक्षण कौशल से क्या समझते हैं? तो आप ये अच्छे से 2-3 लाइन में आप लोग लिख दीजिएगा बस। ठीक है, बहुत है। अतः लघुत्तरी में ये पूछा जाएगा, लघुत्तरी में ये नहीं पूछा जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन बनता है 27 नंबर की अपेक्षित अधिगम प्रतिफल क्या है? अपेक्षित अधिगम प्रतिफल क्या है? तो न्यूनतम अधिगम स्तर के अंतर्गत निर्धारित दक्षता के संप्राप्ति की अपेक्षित अधिगम प्रतिफल है। ठीक है, कि अपेक्षित अधिगम प्रतिफल है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्रयोग प्रदर्शन विधि मुख्य रूप से किस कार्य के लिए उपयोगी है? तो विज्ञान शिक्षण के लिए, यानी प्रयोग प्रदर्शन विधि। ठीक है, जैसा कि पता चला कि हम प्रयोगों के द्वारा, प्रयोग हम ज़्यादातर किस में करते हैं? तो विज्ञान शिक्षण में करते हैं। ठीक है, किसी भी प्रयोग करना हो, कोई भी केमिकल के ऊपर करना हो या फिर
किसी भी करना हो तो प्रयोग हम हमेशा विज्ञान शिक्षण में ही करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, हमारा क्या हो जाएगा, विज्ञान शिक्षण हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या है। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा क्या है इसके बारे में हमको बताना है। तो बाल केंद्रित शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें बालक को केंद्र मानकर शिक्षण कार्य किया जाता है। और बाल केंद्रित शिक्षा जो होती है वो शिक्षा की नवीन विद्या है। ठीक है, शिक्षा की क्या है, नवीन विद्या होती है। और अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, कि शिक्षा पद्धति के अंतर्गत डाल्टन योजना का प्रतिपादन किसने किया था। तो हेलेन पार्क्सटस ने किया था। अगला हो जाएगा हमारा 31 नंबर से, किस शिक्षण पद्धति में प्रथम बार बच्चों को लिखाकर सिखाने की प्रक्रिया में मांसपेशियों के संतुलन पर जोर दिया गया। तो पहला हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, मॉन्टेसरी हो जाएगा। ठीक है, हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा मॉन्टेसरी हो जाएगा, मॉन्टेसरी पद्धति हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है कि बहुकक्षा शिक्षण क्या है। बहुकक्षा शिक्षण क्या है। तो बहुकक्षा शिक्षण की नवीन विद्या है। जब शिक्षण कार्य कई कक्षाओं के बच्चों को एक साथ बैठाकर किया जाता है तो ऐसे शिक्षक कक्षा शिक्षण कहलाता है। ठीक है, ऐसा जो शिक्षक होता है वह कक्षा शिक्षण कहलाता है। अगला यहाँ पर हो जाएगा 33 नंबर की बहुस्तरीय शिक्षा क्या है। तो बहुस्तरीय शिक्षा क्या है, यह शिक्षण की नवीन विद्या है, नवीनतम विद्या है। ठीक है, अगला हो जाएगा कि प्ले वे बुक या प्ले वे पुस्तक के लेखक कौन है। तो हेनरी कॉल्डवेल कुक हैं। ठीक है, हेनरी कॉल्डवेल कुक हैं। अगला हमारा हो जाएगा 35 नंबर की वीडी भाटिया के अनुसार प्रेरणा सिद्धांत क्या है। तो प्रेरणा जो होती है बालक में रुचि उत्पन्न करती है, और जब वह एक बार किसी विषय में रुचि लेने लगता है तो उसे ध्यानपूर्वक पढ़ता है या करता है। ठीक है, और उसमें ध्यान मग्न होकर कार्य करता है और इस प्रकार सीखने का जो कार्य होता है वो सरल हो जाता है, चाहे वह आगे कठिन ही क्यों ना हो। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है कि उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की 2 विशेषताएं बताइए। तो पहली विशेषता इसमें हो जाएगी कि बिना लागत का शिक्षण अधिगम सामग्री होना चाहिए और अल्प लागत का शिक्षण अधिगम सामग्री होना चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है कि किन्हीं चार शिक्षण सूत्रों के नाम बताइए। तो पहला हो जाएगा सरल से जटिल की ओर, दूसरा हो जाएगा स्थूल से सूक्ष्म की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर या ज्ञात से ज्ञात की ओर, और पूर्ण से अंश की ओर। ये हो जाएंगे 4 इसके सूत्र। आप लोग और भी लिख दीजिएगा तो अच्छा होगा। ठीक है, किन्हीं 4 प्रविधियों के नाम बताइए। तो प्रश्नोत्तर विधि और विवरण विधि, व्याख्यान विधि और गतिविधि, ये हो जाएंगे 4 प्रविधियों के नाम। 39 नंबर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि शिक्षण के किन्हीं 4 नवीन विधाओं का नाम बताइए। तो बाल केंद्रीय शिक्षण हो जाएगा, और उपचारात्मक शिक्षण हो जाएगा, और दक्षता आधारित शिक्षण हो जाएगा, और सहगामी शिक्षण हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएंगे इसके 4 नवीन विधाएं। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन बनता है कि TLM के लिए कितनी धनराशि देय होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप लोग पढ़ ही लीजिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 500 रुपये। ठीक है दोस्तों, ये आप सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इनकी PDF लेना चाहते हैं तो PDF आपको टेलीग्राम पे अपलोड है, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, अच्छे से उसको डाउनलोड करके और अच्छे से आप लोग स्टडी अपनी करिए। कंफ्यूज हैं आप लोग कि क्या पढ़ें इस टाइम। ठीक है, तो देखिए पेपर तो होना ही होना है। ठीक है, पेपर होना ही होना है, वो चाहे जब हो। तो आप ऐसा करिए कि आप फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी अभी करिए, सेकंड सेमेस्टर की थोड़ी बहुत आप कर सकते हैं, लेकिन आप रिवीजन फर्स्ट सेमेस्टर का करते रहिए। ठीक है, जिससे आपको पेपर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अभी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर नहीं हुआ है तो सेकंड सेमेस्टर का देखो कब होता है। अभी सेकंड सेमेस्टर को आप देख के ना चलिए कि हाँ उसका भी पेपर शायद इसी में हो जाए, सितंबर में हो जाए। ठीक है, ऐसा भी नहीं है। तो जब इसका पेपर जब आपका मार्च में होना था, फरवरी में होना था, तब जाके अभी भी नहीं हो पाया है, तो अभी सेकंड सेमेस्टर का कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, इसलिए आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर का अच्छे से तैयारी करिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। सो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।